नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। आप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं। हर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़रूरी है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। कोई भी अपकमिंग एग्जाम है आपको उन सभी में जो है वो आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ वॉन द 71st मिस वर्ल्ड पीजेंट इन मुंबई। तो बोलते हैं कि हाल ही में 71 नंबर का जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुआ है उसमें जो है वो किसको जो है ये खिताब मिला है, कौन जो है वो मिस वर्ल्ड अभी बनी है 2024 में 71 नंबर की। तो ये बनी है कौन, इनका नाम में ध्यान रखना है आपने, क्रिस्टाना पिस्कोवा इनका नाम है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, क्रिस्टाना पिस्कोवा इनका नाम है। अगर इनके बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे तो ये कौन सी कंट्री से संबंध रखती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चेक रिपब्लिक से ये संबंध रखती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि ये जो है इनके बारे में दिया गया है कि ये चेक रिपब्लिक की जो है वो सेकंड मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली महिला जो है वो बनी है। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि इंडिया को किसने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया मिस वर्ल्ड पीजेंट 2024 में। तो सिन्नी सेठी जिन्होंने 2022 में मिस इंडिया का टाइटल जो था वो जीता था, उन्होंने जो था वो 71st मिस वर्ल्ड पीजेंट में जो था वो इंडिया को जो था वो क्या किया, रिप्रेजेंट किया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 71st जो मिस वर्ल्ड का जो पीजेंट प्रतियोगिता हुई वो मुंबई में जो था वो हुई थी। ये भी ध्यान रखना है, मुंबई में जो था ये हुई थी। इंडिया से अगर हम बात करें कि अभी तक ये मिस वर्ल्ड का टाइटल या फिर मिस वर्ल्ड पीजेंट की प्रतियोगिता जो है कौन कौन जीत चुका है, तो देखो सबसे पहले इंडिया की रीता फरिया थी, इनको द्वारा जीती गई थी 1966 में। ये अकेली इंडिया की ही नहीं, पूरी एशिया की पहली महिला थी जिन्होंने ये टाइटल जो था वो जीता था 1966 में। उसके बाद ऐश्वर्या राय थी 1994 में, ये सेकंड थी। और उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि उसके बाद डियाना हाइडन 1997 में इन्होंने जीता था। और युक्ता ने 1999 में जीता था। प्रियंका चोपड़ा थी 2000 में, इन्होंने जीता था। लेटेस्ट वन जीता गया है मानुषी छिल्लर के द्वारा 2017 में, ये इंडियन है, इनके द्वारा जो है ये जीता गया है। तो ये आपने एक लिस्ट प्रॉपरली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखनी है। और 2024 का जो मुंबई में ये प्रतियोगिता हुआ उसमें कौन विनर रहा, इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, जो विनर रहा वो कौन सी कंट्री से था, वो सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन तो बोलते हैं कि भारत नागरिक संशोधन अधिनियम जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, बोलते हैं इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा जो था वो इसको कब जो था वो पारित किया गया था, ये पता होना चाहिए आपको। इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा इस एक्ट को जो था वो कब पारित किया गया था, 2019 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी देखो ये चर्चा में है CAA जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना जो है वो है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये क्या कहता है, देखो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, ये बात करता है कि जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें 6 माइनॉरिटीज़ में जो है वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस आते हैं। ठीक है, इन 6 माइनॉरिटीज़ को जो है वो भारत की नागरिकता जो है वो मिल जाएगी। परंतु यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये 6 माइनॉरिटीज़ जो हैं वो 31 दिसंबर 2014 से पहले या तो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान जैसे देश से जो है इंडिया में अगर आए हैं तो इनको भारत की नागरिकता जो है वो मिल जाएगी। 2019 में जो है CAA जो था ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको जो था वो पारित किया गया था। पता चल गया ना इसमें क्या था। इसमें देखो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी ये लोग अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत में आए थे 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उनको भारत की नागरिकता देने की ये बात करता है। तो इसीलिए ये चर्चा में है क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है वो कह दिया है कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। 2019 में इसको पारित किया गया था, वो पता चल गया। यहाँ पर याद रखने वाले क्वेश्चंस क्या क्या हैं, यहाँ पर ये 3 कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट हैं जिनके नागरिकों को ये नागरिकता मिल जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान हो गई, पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश हो गई, बांग्लादेश के अलावा अफगानिस्तान हो गई। 6 माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 6 माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं वो पता होना चाहिए। इसमें जो है वो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी ये माइनॉरिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो अभी कोई डाउट यहाँ पर नहीं बचना चाहिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो डेफिनेटली आप ठीक कर अभी आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन पासपोर्ट होल्डर्स। तो बोलते हैं कि किस राज्य में महिला पासपोर्ट धारकों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है।
अगर हम बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और हम बात करते हैं कि महिलाओं, कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें जिसमें जो है वो पासपोर्ट सबसे ज़्यादा महिलाओं के द्वारा जो है वो होल्ड किए गए हैं, या महिलाओं के पास सबसे ज़्यादा पासपोर्ट हैं, तो वो है कौन सा? केरला। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। एक डाटा भी सामने आया, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या पता चला। देखिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल पासपोर्ट की अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल दोनों में टोटल, तो वो भी केरल ही है। केरल में हाईएस्ट नंबर ऑफ पासपोर्ट है लोगों के पास, 98.92 लाख जो है वो पासपोर्ट यहाँ पर हैं। इसमें मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं। अगर हम बात करते हैं मेल पासपोर्ट की, तो वो उत्तर प्रदेश में मेल पासपोर्ट जो है वो हाईएस्ट हैं। वो कितने हैं? 70.58 लाख। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं फीमेल पासपोर्ट की, तो फीमेल पासपोर्ट जो है वो हाईएस्ट हैं केरल में। केरला में जो है वो फीमेल पासपोर्ट हाईएस्ट है, वो है 42.17 लाख। और ये टोटल कितना हो गया? टोटल ये हो गया 98.92 लाख। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये एक अभी डाटा रिसेंटली सामने आया था जहाँ से ये पता चलता है। हमने पासपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पढ़ रखे हैं। हमने क्या क्या पढ़ रखा है? हमने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो पढ़ रखा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है वो इंडिया का रैंक हमने पढ़ा है 80th रैंक, 80वां नंबर जो है 2024 में इंडिया का जो था वो यहाँ पर था। ये आपने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि ये पासपोर्ट इंडेक्स एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? एक तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, दूसरा पासपोर्ट के नंबर में जो है वो हाईएस्ट स्टेट कौन सा है? केरला है। मेल पासपोर्ट में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। फीमेल पासपोर्ट में जो है वो कौन सा है? वो भी केरला ही है। नंबरिंग भी ध्यान रखें, 98.92 लाख, 42.17 लाख फीमेल और मेल का 70.58 लाख। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं रिसेंटली वेयर वॉज द खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, जिसको कीर्ति कहा गया, प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो अभी हाल फिलहाल में देखिए, ये जो कीर्ति कार्यक्रम है इसका उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। किसके द्वारा जो है वो किया गया है? तो जो यूथ अफेयर और खेल मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा जो है वो किया गया है। इनका नाम अनुराग ठाकुर है। हमीरपुर लोकसभा से जो है ये चुनकर आते हैं। तो यहाँ इनके द्वारा जो है वो क्या किया गया है? इसका उद्घाटन जो है वो चंडीगढ़ में अभी किया गया है। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि स्कूल चिल्ड्रंस जो 9 ईयर टू 18 ईयर्स जो हैं वो फॉल करते हैं, इस एज ग्रुप के बच्चों को जो है वो खेल के लिए आइडेंटिफाई करना जो है वो एक तरह से इसका टारगेट है। ये आपने ध्यान रखना है। और हमने यहाँ पर खेलो इंडिया गेम्स के बारे में भी पढ़ा है। अभी देखो 6th एडिशन हमने पढ़ी थी। 6th एडिशन जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 6th एडिशन हुई थी, वो कौन से स्टेट के द्वारा होस्ट की गई थी? तमिलनाडु के द्वारा जो था वो होस्ट की गई थी। वो हमने एक क्वेश्चन पढ़ रखा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की कहाँ पर हुई? लद्दाख में जो था ये होनी थी। और अगर हम बात करें कि मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में हुई थी, उसमें मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स जो था वो कौन से स्टेट के द्वारा जीते गए थे? तो महाराष्ट्र के द्वारा जीते गए थे। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2024 की जो हुई थी उसका मास्कट हमने पढ़ा था। तो 2024 की खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मास्कट जो था वो उज्ज्वला रखा गया था। और पहली बार जो था ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन जो था वो किया गया था जो हमारी राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ पर जो था इसका आयोजन जो था वो किया गया था। ठीक है जी। तो ये आपने सारे क्वेश्चंस यहाँ से नोट करने हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। हालांकि ये सारे क्वेश्चन हमने पहले पढ़ रखे हैं। मैंने वही क्वेश्चन आपको रिवाइज़ करवाए जो हम पहले उत्तीर्ण सीरीज़ में जो है वो रिवाइज़ कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर आर्किटेक्ट रिकेन यामामोटो विन्स 53rd प्रिट्जर आर्किटेक्ट प्राइज 2024, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो बोलते हैं कि आर्किटेक्ट रिकेन यामामोटो ने जो है वो 53 नंबर का जो है वो प्रिट्जर आर्किटेक्ट प्राइज जो है वो जीता है 2024 का। ये कौन से देश से जो है वो संबंध रखते हैं? पहले तो ध्यान रखना है कि जो प्रिट्जर प्राइज़ दिया जाता है, प्रिट्जर प्राइज़ जो है वो कौन सी श्रेणी में दिया जाता है? तो आर्किटेक्ट की फील्ड में जो है ये दिया जाता है। आर्किटेक्ट की फील्ड में दिया जाता है। 2024 में ये अवार्ड दिया गया। अब 2024 में ये अवार्ड जब दिया गया तो ये अवार्ड किसको दिया गया? पहला क्वेश्चन ये बनेगा। ये अवार्ड दिया गया ये रिकेन यामामोटो को। रिकेन यामामोटो को जो है ये अवार्ड दिया गया। पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान रखनी है आपने कि ये किस देश से संबंध रखते हैं? ये जापान से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी जापान जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब जापान से संबंध रखते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है 2024 का। कौन से नंबर का एडिशन था? ये 53rd नंबर का एडिशन था। ये भी ध्यान रखें।
अब अगला डिटेल में जानकारी यहाँ से देखिए थोड़ी सी। ये हैं आर्किटेक्ट रिकेन यामामोटो और ये जापान से जो है वो संबंध रखते हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। 53 नंबर का इस बार ये अवार्ड था और ये 9th जापानीज़ आर्किटेक्ट हैं जिनको ये अवार्ड जो है अभी तक मिल चुका है। जापान के ये 9वें नंबर के ऐसे आर्किटेक्ट हैं। अगर इस प्राइज़ के बारे में हम बात करें तो प्रिट्ज़र प्राइज़ जो है ये 1979 से दिया जा रहा है। 1979 में इस प्राइज़ को एस्टेब्लाइज किया गया था और तब से ये प्राइज़ दिया जा रहा है। 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में सर डेविड एलान चीपरफील्ड को ये अवार्ड दिया गया था। ये यूके के थे, ठीक है जी। चीपरफील्ड का नाम हमने बहुत बार लास्ट ईयर में पढ़ा है, बहुत बार लास्ट ईयर में हमने ये नाम रिवाइज़ किया है और अभी हम 2024 का यामामोटो का नाम भी ध्यान रखेंगे। और इंडिया के विनर भी हम ध्यान रखेंगे जो 2018 में रहे थे। 2018 में बालाकृष्णन दोषी जो था ये इस प्राइज़ के विनर जो था वो रहे थे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता चल गए इस प्राइज़ के बारे में सारे, कोई भी डाउट तो नहीं रहा, नहीं होपफुली नहीं रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इम्पोर्टर बिटवीन 2019 टू 2023। तो बोलते हैं कि अभी सिप्री की एक रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ल्ड की ऐसी कौन सी कंट्री है जो हथियारों का आयात सबसे ज़्यादा करती है। देखो अगर हम वर्ल्ड में बात करते हैं कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप आर्म इम्पोर्टर कंट्री है वो कौन है 2019 से 2023 के बीच में, तो वो अपना देश भारत ही है। ऑप्शन सी सही आंसर है। हम यहाँ से भी थोड़ी सी जानकारी जानेंगे। ये सिप्री का पूरा नाम क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक रिपोर्ट निकालता है आर्म्स को लेकर। अभी मार्च 2024 में इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई। इसमें बताया गया कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का टॉप आर्म इम्पोर्टर है, यानी कि सबसे ज़्यादा हथियार जो है वो इंडिया इम्पोर्ट जो है वो करता है। और इसमें ये भी बताया गया कि पाकिस्तान तो अभी 8वें नंबर पर जो है वो इस लिस्ट में है, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इस रिपोर्ट से क्या जानकारी मिलती है तो इसमें इंडिया का इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 4.7%। ये कहाँ से किसके साथ कंपेयर किया गया? तो ये 2014 से लेकर 2018 और 2019 से लेकर 2023 का डाटा अगर कंपेयर करें तो इंडिया में जो है वो 4.7% इंक्रीज़ जो है वो देखने को मिला है। ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। और दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है यहाँ पर कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंडिया हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आर्म्स जो है वो कहाँ से परचेज़ करता है? रशिया से परचेज़ करता है, अबाउट 36%। तो अबाउट 36% जो इंडिया के हथियार हैं वो रशिया से ही जो है वो आते हैं, तो वो भी आप नोट करें। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से सारी जानकारी क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेन। तो बोलते हैं कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान का जो विषय था, उसकी थीम जो थी ना इस वर्ष रखी, वो थीम पूछी गई है। थीम किसी भी चीज़ की हो गई वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाती है और थीम के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक बने हुए भी हैं। तो हम बात करते हैं कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन इनिशिएटिव का विषय क्या रखा गया था? तो नारी शक्ति से जल शक्ति, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नारी शक्ति से जल शक्ति जो था वो इसका थीम रखा गया था। अब यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना जो है वो ज़रूरी है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से जानना ज़रूरी है वो हम देखते हैं। पहले तो देखो ये जो अभियान है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024, ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑब्वियसली जल शक्ति मिनिस्ट्री ने ही जो था वो इसको लॉन्च किया होगा, परंतु जल शक्ति मिनिस्टर हैं कौन? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है जल शक्ति मिनिस्टर हैं, वो आपने ध्यान रखना है। ये 5th एडिशन था इस कैंपेन का। तो क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ लेगा कि ये कौन से नंबर का एडिशन था? ये 5th एडिशन था। एडिशन ज़रूर ध्यान रखें कौन से नंबर का एडिशन था। ये 5th एडिशन था इसका जी। तो 5वें नंबर का ये एडिशन था। और आपने साथ में क्या ध्यान रखना है कि 2024 में इसकी थीम थी नारी शक्ति से जल शक्ति। तो ये सारा हो गया। अगर हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो वाटर डे भी मनाया जाता है, ठीक है जी। वाटर डे कब मनाया जाता है? अभी आने वाला है वाटर डे। वाटर डे कब मनाया जाता है? वाटर डे जो है वो 22 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है आपने कि वाटर डे प्रत्येक वर्ष जो है वो 22 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। तो अभी वाटर डे आने वाला है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है वाटर डे भी। तो यहाँ से जल शक्ति के साथ हमने इसको रिलेट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हरियाणाज न्यू चीफ मिनिस्टर।
तो अभी हरियाणा की कैबिनेट ने रिज़ाइन कर दिया, वहाँ के जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा भी रिज़ाइन कर दिया गया और नए चीफ मिनिस्टर जो था वो हरियाणा के बनाए गए। हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया? हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर जो है वो नायब सिंह सैनी को बनाया गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर बने, ये 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बने। और हरियाणा के बारे में अगर हम बात करें तो हरियाणा में कितनी विधानसभा की सीट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। 90 सीट्स हरियाणा में विधानसभा की आती हैं। अगर हम बात करें कि हरियाणा में लोकसभा की सीट्स जो हैं वो कितनी आती हैं, देखो लोकसभा की सीट्स की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट्स जो हैं वो आती हैं। और उसी तरह राज्यसभा की सीट्स की बात की जाए तो यहाँ से 5 जो हैं वो राज्यसभा की सीट्स आती हैं। तो लोकसभा की सीट्स, यहाँ से राज्यसभा की सीट्स, यहाँ से विधानसभा की सीट्स, ये आपने ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि हरियाणा जो था वो एक स्टेट है, तो ये कब जो है वो स्टेट बना था वो भी पता होना चाहिए आपको। और हरियाणा जो था वो 1966 में जो था वो एक स्टेट के रूप में बनकर सामने आया था। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो नवंबर महीने की 1 तारीख को, यानी कि 1 नवंबर को जो था वो हरियाणा एक अलग स्टेट के रूप में जो था वो बनकर सामने आया था। पूछने वाला तो यहाँ से हरियाणा का हाई कोर्ट भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो देखो हरियाणा का हाई कोर्ट और पंजाब का हाई कोर्ट ये कहाँ पर स्थित हैं? तो हाई कोर्ट तो इनका कॉमन ही है, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, वही जो है वो हाई कोर्ट यहाँ पर स्थित है। पंजाब हरियाणा को हाई कोर्ट आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो चंडीगढ़ बेस्ड हाई कोर्ट है, ये कॉमन है पंजाब और हरियाणा का। हरियाणा की जो कैपिटल है वो कहाँ पर स्थित है, वो आप कमेंट करके बताएंगे कि हरियाणा की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंतु उससे पहले देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, तो पीजीटी पेपर 1 इसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और काफ़ी कम और सिलेक्टेड टाइम अभी आपके पास है। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, यहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ जो है वो अवेल कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ देखो बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करेगी, एक तो नेगेटिव मार्किंग से डील करने के लिए, दूसरा आपको जो है ये एक प्रॉपर प्रैक्टिस जो है वो प्रोवाइड करवाएगी, आप प्रॉपर प्रैक्टिस जो है वो कर पाएंगे यहाँ से। तीसरी बात तो ये है कि पेपर 2 में कहीं गलती से अगर आपके नंबर किसी के साथ क्लैश कर जाते हैं और पेपर 1 के नंबर देखे जाते हैं, तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, अच्छे नंबर होंगे, तो आप डेफिनेटली जो है वो फाइनल लिस्ट में अपना नाम जो है वो पाएंगे। और अल्टीमेटली तो गोल वही है कि फाइनल लिस्ट में नाम जो है वो आना चाहिए कैसे भी करके। तो कोई भी कोशिश अधूरी ना छोड़ें, पूरी कोशिश करें जितनी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं वर्ल्ड किडनी डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड किडनी डे प्रत्येक वर्ष जो है वो कब मनाई जाती है। तो वर्ल्ड किडनी डे प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाया जाता है, और ये कब जो है वो मनाया जाता है। तो वर्ल्ड किडनी डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, परंतु देखो ये स्पेसिफिक डेट को नहीं मनाया जाता, ये 2 थर्सडे ऑफ मार्च को जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इस बार कब मनाया गया? इस बार ये 14 मार्च को जो है वो मनाया गया। 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे इस बार मनाया गया और 2 थर्सडे ऑफ मार्च महीने में ये मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि 2024 में इस वर्ल्ड किडनी डे की थीम क्या रखी गई थी, देखो वर्ल्ड किडनी डे की थीम रखी गई थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल, एडवांसिंग इक्विटेबल एक्सेस टू केयर एंड ऑप्टिमल मेडिकेशन प्रैक्टिस। तो थीम थोड़ी सी लंबी थी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी, परंतु फिर भी किडनी हेल्थ फॉर ऑल, एडवांसिंग इक्विटेबल एक्सेस टू केयर एंड ऑप्टिमल मेडिकेशन प्रैक्टिस, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। ये थीम भी हो गई, चलो थीम भी इम्पोर्टेंट है, थीम भी आपने याद रख ली। परंतु क्या यहाँ से कुछ और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में? अगर हाँ तो क्या क्वेश्चन हो सकता है? देखो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि 14 मार्च को इस बार जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स भी मनाया गया, या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स प्रत्येक वर्ष जो है 14 मार्च को ही जो है वो मनाया जाता है। अभी देखो 14 मार्च को ये मनाया गया। 2024 में इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे की थीम क्या रखी गई थी? तो 2024 में इसकी थीम रखी गई थी प्लेइंग विद मैथ। प्लेइंग विद मैथ जो है वो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे की जो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस है उसकी थीम में रखी गई थी। पहली बार ये डे कब मनाया गया था? तो ये डे पहली बार 2020 में ही जो था वो मनाया गया था 14 मार्च को। और 14 मार्च को जो है वो पाई डे भी कहते हैं। पाई, ये पाई है ना, ये डे भी कहते हैं इसको। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 जो है वो पाई की वैल्यू जो है वो होती है, और इसको डेसिमल में देखेंगे तो 3.14 इसकी वैल्यू होती है। इनके तीसरा महीना 14 तारीख, ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह से इस दिन को जो है वो मनाया जाता है पाई डे को।
ठीक है जी। तो नेशनल लेवल का ये हमारा मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? ये तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे हो गया, ये इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे हो गया। हम राष्ट्रीय स्तर पर भी मैथमेटिक्स डे मनाते हैं क्योंकि उस दिन श्रीनिवासन रामानुजन जी का बर्थडे होता है। तो हम 22 दिसंबर को जो है वो अपना नेशनल लेवल का एक मैथमेटिक्स डे भी मनाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मैथमेटिक्स दिवस, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए, इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड ही है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच डे इज सेलिब्रेटेड एज CISF रेजिंग डे एवरी ईयर। तो बोलते हैं कि प्रत्येक वर्ष CISF का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है। अब CISF का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये मार्च महीने में मनाया जाता है। और मार्च महीने में मनाया जाता है तो कब ये मनाया जाता है? मार्च महीने की 10 तारीख को ये मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। CISF का पूरा नाम क्या है? CISF का पूरा नाम पता होना चाहिए। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल, ये आपने ध्यान रखना है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इसका पूरा नाम है। और अगर हम बात करें कि ये डे 10 मार्च को मनाया जाता है तो एग्जैक्टली इसकी स्थापना कब की गई थी? 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। 10 मार्च 1969 को जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, वो भी आपने ध्यान रखना है। 1969 में किसी और चीज़ की स्थापना भी की गई थी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जो है वो आना चाहिए कि 1969 को कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन था, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी स्थापना की गई थी? तो 1969 में इसरो की स्थापना भी की गई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को जो था वो की गई थी। ठीक है जी। तो इसरो की स्थापना भी 1969 में की गई थी। और भी बहुत सारी होंगी, परंतु जो अभी हमने क्लैश किया वो इसरो की हमने याद रख ली। CISF डे 10 मार्च को मनाया जाता है और 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना जो था वो की गई थी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की। CISF से आपके मन में CRPF भी आया होगा। CRPF का डे भी मनाया जाता है। तो CRPF डे जो है वो जुलाई महीने की 27 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। और जुलाई महीने की 27 तारीख को ये मनाया जाता है। तो CRF की स्थापना जो था वो कब की गई थी? CRF की स्थापना जो था वो CRPF की स्थापना जो था वो 27 जुलाई 1939 को की गई थी। 1939 को इसकी स्थापना जो था वो की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लिए, हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जान ली, यहाँ से क्वेश्चंस जान लिए, वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखें जी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं रिसेंटली ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च्ड इन विच स्टेट यूटी टू कर्ब कैटल स्मगलिंग। तो बोलते हैं कि ऑपरेशन कामधेनु अभी हाल फिलहाल में जो है वो शुरू किया गया है ताकि जो पशुओं की तस्करी होती है उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। परंतु ये कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है? ये कमेंट करके आपने बताना है। जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिए। अगर देखो एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। उसकी टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दिया गया है, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम अगर पहले दिया होगा ना तो प्रैक्टिस का आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि 200 क्वेश्चन होते हैं, बिना प्रैक्टिस किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं पर धोखा ज़रूर खाएंगे। तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अगर आप चाहें। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक दिए गए हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।